भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर के देश की आज़ादी और आज़ादी के बाद भारत के एकीकरण और भारत के एकीकरण के बाद भारतीय संविधान के निर्माण, इन सब में यदि एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सबसे बड़ा व्यक्तित्व उभर करके निकलते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनका देश की आज़ादी से लेकर देश के संविधान निर्माण तक में। ठीक है, आज वर्तमान में हम जिस कानून और जिस पद्धति को जी रहे हैं वो इन्हीं के द्वारा, ये हमारे अग्रणी हैं, इनके द्वारा ही देश के प्रारंभिक विकास को, एक नवजात भारत को सृजित करने का, उसको बनाने का, है ना, इन सब चीज़ों को लेकर के एक व्यापक जो कार्य किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय समसामयिक बहुत सारे जो लीडर्स थे सबके साथ मिलजुल करके किया गया। ठीक है, सबका बराबर योगदान है। तो एक व्यक्तित्व के तौर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके द्वारा किस प्रकार से भारत को जोड़ने का काम किया गया, और आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जयंती है 31 अक्टूबर, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 31 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनका एक विज़न था, एक विजनरी लीडर के तौर पे थे और ये चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने। आज वर्तमान में अब जाके आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच थी। उनका मानना था कि भारत के लोग एकजुट हों, एक साथ रहें और एक साथ रह करके एक अग्रणी और श्रेष्ठ भारत को बनाने का प्रयास करें, और इस दिशा में उन्होंने अपनी विचारधारा को इस तरीके से प्रेषित किया कि पूरे भारत को जोड़ करके रख दिया। ठीक है, और ये चीज़ें उनकी सिर्फ केवल और केवल उन्होंने केवल संविधान में जो चीज़ें निकल के आई वो तो रही ही, बल्कि उनके हर एक कार्य से चीज़ें परिलक्षित होती हैं। ठीक है, तो आज जो है हम सरदार पटेल जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से देश की आज़ादी में उन्होंने योगदान दिया और देश की आज़ादी के बाद किस प्रकार से उनके द्वारा संविधान निर्माण और देशी रियासतों के विलीनीकरण में कार्य किया गया। सबसे पहली बात, सरदार पटेल जी का जन्म जो हुआ था 31 अक्टूबर को हुआ था 1875। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बेसिक आपको महापुरुषों के जन्म यानी कि कब उनका जयंती है ये पता होना चाहिए, पुण्यतिथि भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है शिक्षा का जो प्रारंभिक चरण था गुजरात में ही हुआ। इसके बाद लंदन चले गए, लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई की। महात्मा गांधी भी लंदन से ही बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए, वापस आए, अहमदाबाद पहुँचे। देखो लॉ कितनी बड़ी डिग्री होती थी उस समय, अभी भी है, अभी भी लॉ बहुत बड़ी डिग्री है और प्रोफेशनल्स लॉयर हैं जो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते तो बढ़िया अच्छे खासे लंदन से बैरिस्टर बन के आए थे और अपनी वकालत शुरू करते और अपने कार्य को, लेकिन इन्होंने देश की आज़ादी को अग्रणी रखा, महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए और इसके बाद देश के स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े। ठीक है, तो वापस आकर के अहमदाबाद में पहले प्रैक्टिस चालू की और प्रैक्टिस चालू करने के बाद महात्मा गांधी से पहली मुलाकात हुई इसी बीच में इनकी, जब महात्मा गांधी भी 1915 में वापस आए थे। और उसके बाद महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के इन्होंने निर्णय लिया कि देश की आज़ादी में एक अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ठीक है, इसके बाद सरदार पटेल जी के द्वारा दो महत्वपूर्ण आंदोलनों को लीड किया गया। ठीक है, पहला आंदोलन था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन भी जो आपका था 1918 में हुआ था और अल्टीमेट ये किसानों के द्वारा किया गया एक आंदोलन था, जो उस समय लगान और फीस कर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, उसके विरोध में किया गया एक आंदोलन था। तो सरदार पटेल जी ने इसको लीड किया था खेड़ा आंदोलन को। खेड़ा में महात्मा गांधी भी थे, है ना, महात्मा गांधी जी के द्वारा मुख्य लीडरशिप महात्मा गांधी की थी, पर खेड़ा में भी जुड़े थे सरदार पटेल। ठीक है, तो लगान को लेकर के ये एक आंदोलन था। ठीक है, इसके बाद दूसरा आंदोलन जो था बहुत बड़े लेवल का, जिसको मुख्य रूप से लीड कर रहे थे सरदार पटेल। पहले वाला खेड़ा आंदोलन में तो महात्मा गांधी की एक बड़ी भूमिका देखने को मिलती, बट सरदार पटेल इसी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, 1918 में। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा आंदोलन था वो 10 साल बाद हुआ। कब हुआ? 1928 में। 1918 में खेड़ा, 1928 में बारदोली सत्याग्रह। इसके पहले असहयोग आंदोलन भी रहा, देश व्यापक स्तर पे जो है एक बड़े आंदोलन के तौर पे था। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में लगान की वृद्धि को लेकर के गुजरात के जो कि जितने भी आंदोलन थे, जितने भी किसान थे, उनके द्वारा ये आंदोलन प्रारंभ किया गया। प्रांतीय सरकारों में किसानों के लगान को 30% तक बढ़ा दिया गया था
और उस कारण से इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध हुआ और इसको लीड करने का काम सरदार पटेल के द्वारा किया गया। अंततोगत्वा प्रांतीय सरकारों के द्वारा इस जो है लगान की वृद्धि को कम करना पड़ा। यह आंदोलन सफल रहा और इस सफलता के कारण से ही बारदोली की जो महिलाएं थीं उन्होंने सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे जो है सरदार की उपाधि दी। तो सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सरदार पटेल जो है महात्मा गांधी की अहिंसावादी नीति से प्रभावित थे और वो चाहते थे कि अहिंसक माध्यमों से विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में से जुड़ करके, चाहे असहयोग आंदोलन रहा हो, स्वराज्य आंदोलन रहा हो, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा हो, या भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, जितने भी अहिंसक आंदोलन थे इन सभी आंदोलनों में सरदार पटेल की एक अहम भूमिका देखने को मिलती है। अब एक डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देश की आज़ादी के दौरान 29 मार्च 1931 को एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसकी लीडरशिप कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा जाता है। कराची अधिवेशन आयोजित हुआ था, कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन था जो कि 29 मार्च 1931 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में। किस समय हुआ था? 1931 को। और ये समय बहुत महत्वपूर्ण टाइम था। कारण क्या था? देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट होना था। गांधी इरविन पैक्ट हो गया, उसको जो है कराची अधिवेशन में स्वीकृति दी गई। साथ ही हमारे देश के 3 प्रमुख शहीद, उनको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया, है ना। तो उन सब को लेकर के इस पूरे के पूरे अधिवेशन में चर्चाएं हुई। गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। महात्मा गांधी तैयार हुए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जो है भाग लेगी। साथ ही इस कराची अधिवेशन में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की वीरता और बलिदान की प्रशंसा भी की गई। लेकिन कांग्रेस ने, मतलब वही बात थी कि हम जो है राजनीतिक हिंसा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे इसमें गांधी के ऊपर भी कई सारे आरोप लगते हैं कि चाहते तो गांधी इरविन पैक्ट में जो है इन तीनों जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे इनकी फांसी को रोकी जा सकती थी। अब उसको लेकर कई सारी डिबेट है, मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करूँगा। तो कराची अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव किया गया। पहला प्रस्ताव, 2 प्रस्ताव ला गए कराची अधिवेशन में 1931 में। पहला था फंडामेंटल राइट को लेकर के, मूलभूत राजनीतिक अधिकारों को लेकर के एक अधिकार आया था, और दूसरा एक आया था आपका राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को लेकर के कि किस तरीके से देश को हमें लेकर के चलना है। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट थे, देखिए 1931 में कराची अधिवेशन में प्रपोज किए गए, उसमें से सबसे पहला था आपका अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, इसकी बात की गई। दूसरा जो था कि हम कहीं पर भी संगठन बना सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जितने भी आप देखते हैं आज़ादी के बाद मौलिक अधिकारों की जिस समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो 1931 में कराची अधिवेशन में राजनीतिक अधिकारों को लेकर प्रस्ताव लाए गए थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो, इसके माध्यम से चुनाव होना चाहिए, सभा सम्मेलन आयोजित हो सके, जाति धर्म लिंग इत्यादि से दूर रह करके कानून के समक्ष सबको समानता प्रदान करनी चाहिए, धर्मों के प्रति राज्य को तटस्थ रहना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की बात निकल के आई, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी की बात निकल के आई, अल्पसंख्यक और विभिन्न भाषाई संस्कृति और भाषा के लोगों और उनकी लिपि की सुरक्षा की गारंटी की बात निकल के आई। तो ये जितने भी कार्यक्रम थे आपके, ये सारे कार्यक्रम जो है कराची अधिवेशन में देखने को मिलते हैं। इसके बाद देश में उस समय आपको पता है कि हमारे देश एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, किसानों में बहुत बुरी स्थिति की थी, किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार थे। तो किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, आर्थिक कार्यक्रम लेकर के आए गए। सूदखोरों पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए, इसको लेकर के बात की गई। मजदूरों के लिए सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए, महिला मजदूरों की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, काम के समय को नियत किया जाना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर के चर्चा की गई। तो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम इसी दौरान लेकर के आए। किसान यूनियन बनाए जाएं, इसकी स्वतंत्रता दी गई। मजदूर यूनियन बनाए जाए, इसकी बात की गई। लगान और माल गुजारी में उचित कटौती की जाए। अलाभकारी जोतों से लगान से मुक्ति। पहले क्या होता था, यदि बंजर जमीन भी होती थी ना, यदि है किसी के नाम पे, तो उस पे भी लगान लगा देते थे। तो अलाभकारी जोतें जितनी भी हैं, जहां से फसल उत्पादन नहीं हो रहा, उसको लगान से मुक्त किया जाए। जितने भी उद्योग हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, जितने भी परिवहन है, खदान है, सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत रखे जाएं। ये सारी चीजों को लेकर के बात की गई कराची अधिवेशन में। इसलिए कराची अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। और जो सबसे बड़ा काम किया सरदार पटेल ने, वो था देश के आज़ादी के बाद, देश को राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद
देश को एकजुट करना। यानी उस समय तत्कालीन लगभग 562 देशी रियासतों के एकीकरण में एक बड़ा योगदान दिया सरदार पटेल जी ने। ठीक है, छोटी बड़ी देश में उस समय लगभग 562 देशी रियासतें थीं और इन 500 देशी रियासतों को कोई ऐसा नहीं था कि भाई आप आज जुड़ जाइए, हम आज के बाद फिर कभी भी अलग भी हो सकते हैं, इस तरीके की कोई बातें नहीं थी। एक अखंड संप्रभु भारत बनाने की बात की गई और भारतीय संघ में विलीनीकरण की बात की गई कि जो भी एक बार जुड़ जाएगा फिर वो अलग नहीं हो सकता है। ये भारतीय एकता के लिए बहुत बड़ी बात है। आज हम अमेरिका पे गर्व करते हैं, अमेरिका कुछ नहीं है, जब चाहे बुलबुले की तरह फूट जाएगा। भारतीय इकोनॉमिक तौर पे बहुत एम्पावर्ड है, वो आर्थिक तौर पे बहुत सशक्त है, क्योंकि वहां पे इस तरीके की पॉलिसी रही, हमसे बहुत पहले आज़ाद हुआ, साम्राज्यवादी शक्तियों के तौर पे रहा, उसने आपको अपने को डेवलप कर लिया, ह्यूमन रिसोर्स में क्रिएट कर लिया, संसाधन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बाद भी भारत में जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो तत्कालीन दूरदर्शी लीडर्स थे, जिनमें सरदार पटेल प्रमुख थे, इनके द्वारा एक ऐसे भारत का निर्माण किया गया जो भविष्य में कभी ना टूटे। एक अखंड भारत की बात की गई तो भारतीय संघ में विलीनीकरण, विलय पत्र पर साइन करवाए गए। ठीक है, और जितनी भी बड़ी बड़ी देशी रियासतें थी, उड़ीसा में लगभग 23 रियासतें थी, उनको मिलाया, नागपुर में लगभग 38 रियासतें थी, उनको मिलाया, काठियावाड़ में 250 से ज़्यादा रियासतें थी, उनको मिलाया। अकेले नहीं थे, बीपी कृष्णन मेनन जो उस समय इनके जो सलाहकार थे, उस समय उनके सहयोग से और साथ में लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन सबको मिला करके किसी तरीके से पूरे भारत संघ को एकजुट करने का काम किया। ठीक है, और इसके बावजूद भी 3 रियासतों के द्वारा विद्रोह भी किया गया, चाहे जम्मू कश्मीर हो, जूनागढ़ हो, हैदराबाद हो, वहाँ पर उन्हें डील बहुत अच्छे से किया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से वहाँ की जनता ने अपने शासक के खिलाफ विद्रोह कर दिया, उस विद्रोह के माध्यम से जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ को मिला लिया गया। हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि वहाँ का निज़ाम लगातार जो है देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ चुनौती दे रहा था, तो ऐसे में सैन्य कार्रवाई करके बल के दम पे जो है हैदराबाद को मिला लिया गया और इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के शासक के द्वारा विलय पत्र पर साइन किया गया। उसकी अपनी समस्याएं थी, तो इन सब को जो है लगातार जो है जो पाकिस्तान के द्वारा प्रोत्साहित थी, अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती थी, इन सब को मिला करके सरदार पटेल के द्वारा भारत के बल्कनाइजेशन, बाल्कनीकरण, छोटे छोटे टुकड़ों में भारत को विखंडित कर देने जैसी सोच को समाप्त करने का प्रयास किया गया और भारत को एकजुट किया गया। इसलिए सरदार पटेल को हम क्या कहते हैं, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, बिस्मार्क एक व्यक्ति है ना, जो जिसने कूटनीति को जन्म दिया है। जर्मनी का एकीकरण करने में बिस्मार्क की सबसे बड़ी भूमिका है। ठीक है, कभी आप लोग विश्व इतिहास पढ़ोगे आप मेरे से, तो वहाँ पे मैं बिस्मार्क के बारे में आपको बताऊंगा कि जब तक बिस्मार्क था तब तक जर्मनी विश्व का सबसे बड़ा शासक राज्य था। किसी को भी चुनौती, किसी को भी चैलेंज दे सकते थे। ठीक है, 1870 के दशक में जर्मनी और इटली दोनों का एकीकरण होता है, उसमें जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका थी। ठीक है, तो यहाँ पर भारत को भी भारत के बिस्मार्क के रूप में सरदार पटेल को इसीलिए जाना जाता है। ठीक है, और उनके सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी आपकी बनाई गई है। सरदार सरोवर डैम जो आपका है ना, वहाँ पर इसको डेवलप किया गया है। अब बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसी कौन सी पद्धतियाँ बनाई जिस कारण से देशी रियासतें आपस में जुड़ गई। सबसे पहले सरदार पटेल ने सभी देशी रियासतों को ये कहा कि देखो, अभी भी आप लोगों के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो ब्रिटिश अधिकारियों के पास थे। ब्रिटिश अधिकारियों के पास रक्षा संबंध थे, विदेशी मामले थे, संचार व्यवस्था थी। यदि आप एक अखंड भारत बनाओगे तो आपको स्वायत्तता हम देंगे, है ना, और जब हम आपको स्वायत्तता देंगे तब तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सरदार पटेल ने तर्क दिया सभी को कि चूंकि रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था पहले भी ब्रिटिश के अधीन है, ऐसे में भारतीय संघ के साथ भारतीय संविधान के अंतर्गत आप आ जाओगे तो इससे आपकी संप्रभुता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस तरीके से नेगोशिएट किया होगा उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से जहां पर उन्होंने को लगा कि देश को एकजुट करना है, वहां पर उन्होंने हर तरीके से प्रयास किए और ऐसे में भारत को एकजुट बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये जो है एक महत्वपूर्ण जो है इनके जीवन का पक्ष रहा। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी प्रश्न आपसे सरदार पटेल से पूछा जाता है, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बताइए कि इनके द्वारा किस तरीके से देश की स्वतंत्रता के पहले क्या भूमिका निभाई गई
और देश की आज़ादी के बाद जो है इन्होंने क्या भूमिका निभाई। और इसके बाद दूसरा सेगमेंट है भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में भूमिका। तो ये भी आप स्पष्ट करेंगे कि इतनी भारत के जितनी विभिन्न रियासतें थी, बिखरे हुए भारत का एकीकरण करने में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष के नाम से भी इनको संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इस रूप में जो है आप इनके साथ जो है इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सरदार पटेल से जुड़ी हुई विषय वस्तु थी। अब हर एक कंटेंट पे आपको जो है पॉइंट इकट्ठे करने होंगे, बुलेट पॉइंट लेने होंगे, तब जा कर के आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को, है ना, अब इन सब पे पॉइंट आप बनाइए, बुलेट पॉइंट बनाइए, चीज़ें सारी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक, चलिए, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, सरदार पटेल जी के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि आप जानना चाहें तो है। इसको लेकर के आप कंटेंट को इंटरनेट में सर्च करिए, विकिपीडिया में सर्च करिए, इनके बारे में जितना जानिए उतना ही कम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। चलिए।